हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर पीसीएस। आज हम लोग करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की, जो कि इसका जो अध्याय है वो 3 अध्याय है। जो आरंभिक नगर, कौन सा अध्याय है? आरंभिक, यानी कि जो तीसरा अध्याय वो है आरंभिक नगर। इसकी हम शुरुआत करेंगे, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाएंगे। और यदि मेरे चैनल पर नए विजिट किए हो मित्रों, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको जब भी कोई नया वीडियो हम डालें तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और यदि मेरे चैनल पर नए विजिट किए हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट्स मिल सके। और यदि आप लोग मेरे टेलीग्राम से जुड़ना चाहें तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसकी मैं लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस पर ज्वाइन कर लें, जैसे कि कोई भी अपडेट्स या नोटिफिकेशन या कोई भी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा, या कोई नोट्स में डालूंगा तो उसका भी लिंक उसी में डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि जो हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है, हड़प्पा की जो कहानी है, यानी कि हिस्टोरिक, यानी कि हिस्ट्री है, हड़प्पा की जो हिस्ट्री है उस पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई गई थी, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, सबसे पहले जो प्राचीन काल में रेलवे लाइनें बिछाई गई थी वो कितने साल पहले बिछाई गई थी? इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी के एग्जाम में, या स्टेट पीसीएस के एग्जाम में, या वनडे एग्जाम में। तो ये बिछाई गई थी कितने साल पहले? 150 साल पहले। तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा यह ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। कैसी ईंटें मिलेंगी? अच्छी ईंटें। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई थीं। यहाँ से भी क्वेश्चन कभी पूछ सकता है स्टेटमेंट के तौर पे कि जो रेलवे लाइनें बिछाई गई थी उसमें क्या प्रयोग किया गया था, उसमें तरीके से पूछ सकता है स्टेटमेंट में। तो उसमें ये देखिए, ईंटें प्रयोग भी इसमें की गई थी। इससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और पता चला। आप लोग पूरा इसका मतलब समझ रहे हो कि पुरातत्वविद क्या है? तो पुरातत्वविद उसे कहते हैं जो किसी एक जगह को चिन्हित करके उस जगह की खोज करवाते हैं, यानी कि उस जगह पे खुदाई भी करवाते हैं। तब पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतों और चीज़ें मतलब मिली थी, या जो साक्ष्य मिले थे, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण कब हुआ था? इन शहरों का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था लगभग 4700 साल पहले, यानी कि 4700 वर्ष पूर्व। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं इन नगरों की विशेषता क्या है। जो स्पेसिफिकेशन ऑफ सिटी, यानी कि जो इसकी विशेषता है उस पर चर्चा कर लेते हैं कि ये जो नगर थे इतने अच्छे क्यों थे, किस कारण से फेमस है, किस कारण से इनका इतिहास है, किस कारण से इनका इतिहास जानना चाहिए, उस पर चर्चा करते हैं। इन नगरों में कई दो या दो से अधिक से ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी, या हड़प्पा कालीन जो राज्य थे, वो कितने भागों में विभाजित किए? तो उसका आंसर होगा 2 या 2 से अधिक। था ये प्रायः पश्चिमी भाग छोटा हुआ करता था, लेकिन ऊंचाई पर बना था पश्चिमी भाग, और पूर्वी जो हिस्सा था वो बहुत बड़ा था, लेकिन ये निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने क्या कहा? उसको कहा है नगर दुर्ग, और निचले हिस्से में निचला नगर कहा, यानी कि निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियाँ किससे बनी थी? 4 दीवारियाँ जो थी वो पकी ईंटों से बनी हुआ करती थी। इसकी जो ईंटों की जो इतनी अच्छी पकी हुई थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही थीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में या किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में बन सकता है। वहाँ ये इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि जो तालाब के साक्ष्य, यानी कि स्नानागार के जो साक्ष्य हैं वो किस जगह से पाए गए हैं? वो पाए गए हैं मोहनजोदड़ो से। इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को किसी भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में या स्टेट पीसीएस के एग्जाम में देखने को मिल सकता है, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। इस तालाब को बनाने में ईंटों का प्रयोग, प्लास्टर का प्रयोग किया गया था। इनमें
इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर का प्रयोग किया गया था और ऊपर से चारकोल की परत भी चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई थी, जिससे कि जो वहाँ के लोग निवासी थे वो आसानी से सुगमता से उतर सकें। और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे पर डे या उसको यूज करने के बाद खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों में पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा में और लोथल में, अब कालीबंगा और लोथल की भी चर्चा कर लेते हैं। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, स्टार लगा के। ये आप नोट्स बुक्स में अपने नोट्स भी कर सकते हैं कि जो अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं वो किस जगह से मिले हैं। वो मिले हैं कालीबंगा और लोथल से, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो बड़े बड़े भंडार गृह, यानी कि ये जो भंडार गृह का मतलब ये हुआ कि जो अनाज उगाते थे वहाँ के प्राचीन काल के लोग निवासी, वो कहाँ पे रखते थे उसको मतलब संरक्षित करके या इकट्ठा करके, तो वो रखते थे भंडार गृह में। चलिए ये देखिए इस तरीके से दिखाया गया है। अब चर्चा कर लेते हैं हम लोग भवन और नाले और सड़कें। मतलब जो प्राचीन काल में हड़प्पा कालीन जो भवन थे वो किस तरीके से बने थे, किस तरीके से डिजाइन किए गए थे, किस तरीके से आर्टिटेक्ट किए गए थे। नाले और सड़कें किस टाइप से बने थे, यानी कि जो रोड मैपिंग थी और ये किस तरीके से डिजाइन की गई थी, ये अब इस पर चर्चा कर लेते हैं। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिला हुआ करते थे। आप वर्तमान के घरों से कंपेयर कर सकते हैं कि वर्तमान में जो ग्रामीण क्षेत्र में इस तरीके के आपको देखने के मिलेंगे। और उस टाइम के जो शहर नगर यानी कि नगर जो थे उस टाइम एक या दो मंजिल के हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो किसी भी आप बड़े शहर में जाएंगे तो मुख्यतः दो मंजिल से ही ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इस तरीके से मकान वर्तमान की स्थिति है। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले हुआ करते थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। यहाँ भी आप दिमाग में विचार आया होगा कि सीधे ही क्यों हुआ करते थे। सीधे ये वहाँ की एक वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्ट था, इसीलिए इस तरीके से यहाँ लोग प्रयोग करते थे। हर नाली में हल्की ढलान हुआ करती थी ताकि जो पानी है वो आराम से निकास हो सके, ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ा जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर एवं नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। अब जानेंगे हम लोग जो नगरीय जीवन था, यानी कि जो शहरीकरण, यानी कि जो लाइफ स्टाइल थी, यानी कि सिटीज़ की जो लाइफ स्टाइल थी वो किस तरीके की थी प्राचीन काल में। चलिए, हड़प्पा कालीन के जो नगर थे उनमें लोग किस तरीके से रहते थे, उनका जो जीवन शैली थी वो किस तरीके से थी। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि यहाँ ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु एवं बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों का तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर लिखवाते थे। इसमें क्वेश्चन हो सकता है लिपिक प्राचीन काल में जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी उसमें जो नगरों मतलब नगरीय जीवन शैली थी उसमें लिपिक का क्या कार्य था, तो इसमें आपका आंसर हो गया मोहरों पर। तो मोहरों पर जो लिखवाते थे वो लिपिक कहा जाते थे, और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते थे होंगे जो बच नहीं पाई हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी जो इम्पोर्टेंट जो यानी कि जो थिंग्स थी उनको लाते थे और एक साथ ही लाते थे। सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ, मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले, यानी कि यहाँ खिलौने के भी मिट्टी के बने हुए खिलौने के भी साक्ष्य मिले जिनसे बच्चे खेलते होंगे। यानी कि इससे ये भी प्रमाण मिला कि बच्चे यहाँ पे मतलब यहाँ के लोग जो थे वो खेलना भी जानते थे। कि ये चित्र दिखाया गया है, ये इस तरीके से ये दिखाया गया है। चलिए
अब चर्चा कर लेते हैं जो सिटी थे, जो नगर थे, हड़प्पा कालीन के जो नगर थे, उनमें जो शिल्पकार थे वो किस तरीके से थे, क्या था, किस तरीके से। चलिए अब उसमें उस पर चर्चा कर लेते हैं। आओ कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने एवं बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी के से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। चलिए देख लेते हैं। लगभग यानी कि संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ एक जगह थी। मेहरगढ़ में कपास की खेती की शुरुआत हुई। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ज़रूर हाईलाइट कर लें इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं ऐसा ना हो कहीं ये क्वेश्चन आप छोड़ दें तो मिस हो जाए आपके पेपर में, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग 7,000 साल पहले मेहरगढ़ एक जगह थी, वहाँ से कपास की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। और वहीं मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष एवं चांदी के फूलदान से ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। ये देखिए साक्ष्य उसके दिखाए गए हुए हैं चित्र के माध्यम से, यानी कि मानचित्र के माध्यम से। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। ये विशेषज्ञ की परिभाषा हो गई। जैसे कि पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। आप लोग पृष्ठ संख्या 26 में देख सकते हैं, चित्र में दिखाया गया है कि मूर्ति का चेहरा जो है कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है। ये देखिए इस तरीके दिख रहा है इसमें ये। चलिए आगे देखते हैं। उसी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। ये देखिए दाढ़ी दिखाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष दोनों ही काम में दक्ष हुआ करते थे। अब जान लेते हैं कि जो फेंस था, फेंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या सल्फेट पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनमें वस्तुएं बनाई जाती थीं। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इन चिकनी परत में रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री गहरे रंग के हुआ करते थे। फेंस से मनके, चूड़ियाँ एवं बालू और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। अब चर्चा कर लेते हैं कृत्रिम और प्राकृतिक में डिफरेंट क्या है। कृत्रिम जो है वो मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, किसके द्वारा, मानव द्वारा। और जो प्राकृतिक होता है वो प्राकृतिक मतलब ऐसे प्राकृतिक रूप से पाया जाता ना कि ये मानव द्वारा निर्मित किया जाता है। चलिए अब देख लेते हैं जो कच्चे माल की खोज, यानी कि जो कच्चा माल था उसकी खोज किस तरीके से हुई, कब, हड़प्पा कालीन सभ्यता में। अब उसको देखते हैं, उस पर चर्चा करते हैं हम लोग। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं, सबसे पहले डेफिनीशन है, कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनमें से फिर भी कई तरह की चीज़ें बनाई जाती थीं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते थे, जिससे बाद में कताई बुनाई हुआ करती थी और कपड़ा तैयार किया जाता था। हड़प्पा में जो लोग थे कई चीज़ों के वहीं से मिली थी, लेकिन तांबा एवं सोना, लोहा, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पत्थरों को वे दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पाकालीन लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया करते थे। इसमें तो कई क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो टिन है, टिन का आयात जो है वो कहाँ से करते थे, वो करते थे ईरान और अफगानिस्तान से।
सोने का आयात जो है वो कहाँ से किया जाता था, वो आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात जो है वो गुजरात से किया और ईरान और अफगानिस्तान से भी किया जाता था। ये देखिए दिखाया गया है। अब जान लेते हैं नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था किस तरीके से होती थी, भोजन कहाँ से आता था, उस पर चर्चा करते हैं। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों एवं लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है, किससे पता चलता है, पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग किया करते थे। एक नई बात थी कि हड़प्पा काल के हल तो नहीं मतलब बच पाए थे, क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसीलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय भैंस और भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वो बेर जैसे फलों का इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरट जैसे जानवरों का आखेट यानी कि शिकार करते थे। शिकार को हम लोग आखेट भी बोलते हैं। चलिए आप जानेंगे गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण किस तरीके से हुआ और कहाँ हुआ, किस जगह पे हुआ। गुजरात की कोई जगह रही होगी ना, तो चलिए उस पर चर्चा कर लेते हैं। उस पर चर्चा करेंगे। कच्छ के इलाके में खदित बेत के किनारे धौलावीरा नगर यानी कि जो गुजरात में एक धौलावीरा जगह थी, वो नगर बसा था। वहाँ एक साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी, यानी कि जो ज़मीन उपजाऊ थी वो किस जगह पे थी, धौलावीरा में। गुजरात की एक जगह यानी कि एक नगर था धौलावीरा, उस जगह पे ज़मीन उपजाऊ हुआ करती थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर के 3 भागों में बांटा गया था। अब इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो ये धौलावीरा नगर था उसको कितने भागों में बांटा गया था, उसको बांटा गया था 3 भागों में। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लोग मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंबात की जो खाड़ी है से मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर था। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है, गुजरात की खंबात की खाड़ी के यानी कि जो एक साबरमती नदी है उसके उपनदी के किनारे बसा कौन सा शहर है, वो है लोथल शहर। ऐसे स्थान इस तरीके से क्वेश्चन स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछ सकता है या किसी भी वनडे एग्जाम में, जहाँ कीमती पत्थर जैसा कि कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों एवं शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी के यानी कि दबाने से बनी उनकी छाप मिली थी। ये देखिए इस तरीके से, ये कौन सी नदी है, साबरमती नदी। ये शहर कौन सा है, ये शहर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये शहर कौन सा है, ये शहर है लोथल, जो कि किस नदी के किनारे है, साबरमती नदी के किनारे। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली थी जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले थे। अब देखते हैं, ये देखिए दिखाया गया है मुद्रा यानी कि मुद्रांकन या मोहरबंदी। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने से किया जाता था जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले का बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते थे। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं
जो चर्चा करने जा रहे हैं ये करने जा रहे हैं जो सभ्यता थे कि अंत का रहस्य क्या था, यानी कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था उसका जो रहस्य था, जो समाप्ति का रहस्य था वो क्या था, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। और चलिए देखते हैं। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ था? कुछ कारण रहे होंगे इसके पीछे। चलिए, कुछ विद्वानों का कहना है, कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थीं। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये भी हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया है, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ था। इनके बारे में तुम अध्ययन 5 और 8 में पढ़ोगे। आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके। और अपने दोस्तों, नए नए दोस्तों के साथ शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, जिससे कि उन लोगों को भी इस वीडियो का बेनिफिट्स मिल सके। और यदि कोई डाउट्स हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, हम आप लोगों को रिप्लाई तुरंत देंगे। चलिए, धन्यवाद।